खबरों की करते हैं शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। योगी कैबिनेट की बैठक में 28 प्रस्तावों को मंजूरी। 2024 से 2025 शीरा नीति को कैबिनेट से मिली है मंजूरी। केन बेतवा लिंक परियोजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। ललितपुर में कोरेड बांध का प्रस्ताव भी कैबिनेट से पास किया गया है। उच्च शिक्षा के शिक्षकों के ट्रांसफर के संबंध में प्रस्ताव पास किए गए हैं। बागपत में इंटरनेशनल योग केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। तो योगी कैबिनेट की बैठक में 28 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। इस बैठक में 28 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। 2024 से 2025 शीरा नीति को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना को भी कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। आज कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें तमाम जानकारी पत्रकारों के साथ, लोगों के साथ साझा भी किया गया। तो आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 2024 से 2025 शीरा नीति को भी कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। ललितपुर में कोरेड बांध का प्रस्ताव भी कैबिनेट के द्वारा पास किया गया है। उच्च शिक्षा के शिक्षकों के ट्रांसफर के संबंध में प्रस्ताव पास किए गए हैं। बागपत में इंटरनेशनल योग केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देखरेख में जो है सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ जो है ये बैठक हुई, जिसमें 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। सबसे अहम फैसला जो है वो विदेशी पूंजी निवेश को लेकर के सरकार ने फैसला लिया है। इसको आसान बनाया है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है, उसके साथ विदेशी फंडिंग को भी कैसे उसकी राह आसान की जाए, इस दिशा में FDI कानून को लेकर के प्रदेश सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया है और आसानी से लोग पूंजी निवेश कर सके, उद्योग को बढ़ावा मिल सके, इस दिशा में योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके अलावा केन बेतवा जो परियोजना है उसमें 1000 करोड़ से अधिक के बजट की व्यवस्था की गई है। जो उच्च शिक्षा में टीचर थे जिनको 5 साल कार्य करना अनिवार्य होता था, उनकी समय सीमा घटा करके 3 साल की गई है। आबकारी नीति में भी प्रस्ताव लाया गया है। जो शीरा नीति है उसका प्रस्ताव पास किया गया है। इसके अलावा बिना नॉमिनी के जो ग्रेजुएटी के भुगतान की व्यवस्था को सरल किया गया है और केन बेतवा लिंक में पशुपालन की जो पढ़ाई होती थी, अभी तक इसमें डिग्री स्तर की पढ़ाइयां होती थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है कि अब पशुपालन और पशु इलाज में भी डिग्री के साथ साथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे जहां पशुओं के इलाज में भी आसानी होगी, साथ में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पशु क्षेत्र में तमाम उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति में भी प्रस्ताव को मोहर लगाई गई है। बागपत में जो है योग एवं आरोग्य केंद्र के लिए जमीन का आवंटन किया गया है। इस तरह से तमाम प्रस्तावों पर लगभग 27 प्रस्तावों पर सरकार ने मुहर लगाई है। बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि 28 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, ऐसे में जनता को इसका लाभ मिलता हुआ भी नजर आएगा। बागपत में इंटरनेशनल योग केंद्र बनाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इससे क्या कुछ जनता को फायदा होगा, क्योंकि लगातार योग पर सरकार भी काफी ध्यान देती है। देखिए, बागपत में एक हरिया खेवा गाँव है, यहाँ पर 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि का आवंटन किया गया है। लोगों को योग और चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा से जोड़ने के लिए ये पहल की है प्रदेश सरकार ने। ये धरातल से बहुत जल्द ही जो अंतर्राष्ट्रीय योग का ये केंद्र बनाया जाएगा, नजर आएगा। PPP मॉडल पे बनाया गया है। इसको डेवलप करने के लिए पूरी हरी झंडी हो चुकी है, पूरी कार्य योजना तैयार है। अब इसको अमली जामा पहनाना। बिल्कुल अनिल जी, 28 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कब तक ये पास होती हैं और कब तक जनता को सुविधाएं मिलती है। अब बने रहिए हमारे साथ अनिल जी, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो बागपत में इंटरनेशनल योग केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव भी पास हो गया है।
और ऐसे में 28 प्रस्तावों को इस कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली है। खबरों बढ़ते आगे, यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी उपचुनाव की तारीख बदल गई है। निर्वाचन आयोग का ये बड़ा फैसला, पहले 13 नवंबर को होना था मतदान, अब 20 नवंबर को होगा वोटिंग। जी हां, 20 नवंबर को मतदान किया जाएगा। गंगा स्नान की वजह से तारीख बदल दी गई है। यूपी उपचुनाव को लेकर लगातार सियासत तेज और ऐसे में अब तारीख भी बदल गई है, जिसको लेकर एक बार फिर से सियासी बयानबाजी भी सामने आने लगी है। 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। गंगा स्नान को देखते हुए तारीखों में बदलाव किया गया है, तो यूपी उपचुनाव की तारीख बदल गई है। निर्वाचन आयोग का यह फैसला सियासी तूफान भी उठा रहा है, क्योंकि पहले 13 नवंबर को चुनाव होने थे, 20 नवंबर को अब वोटिंग होगी। लगातार बीजेपी की तरफ से यह मांग की जा रही थी, चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से तारीख बदल दी गई है। अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को लेकर मतदान किया जाएगा। 9 सीटों पर यूपी में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब 20 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। पहले 13 नवंबर को यह तारीख दी गई थी। बता दें कि गंगा स्नान की वजह से तारीख बदल दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल जी लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, पूरे तारीख को लेकर लगातार सियासत उफान पर थी और एक बार फिर से अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होगी। इसकी वजह क्या है, क्या कुछ बताया जा रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने पहले 13 नवंबर को वोटिंग कराने की घोषणा की थी, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए अब 20 नवंबर पर वोटिंग कराने का फरमान जारी किया है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 20 नवंबर को वोट पड़ेंगे। अब आपको बता दें कि जो परिवर्तन हुआ है, इसकी मेन वजह है कार्तिक पूर्णिमा पर बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश से जो धर्मावलंबी हैं वो गंगा नदी में, यमुना नदी में और तमाम नदियों में स्नान करते हैं, खासतौर पर गंगा नदी। इसको लेकर के जब इलेक्शन कमीशन ने तारीख की घोषणा की थी, उसी समय ही भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के का एक प्रतिनिधिमंडल वो यहाँ लोकल इलेक्शन ऑफिसर से मिला था। उन्होंने एक ज्ञापन दिया था और ये बात कही थी कि 13 नवंबर को अगर वोटिंग होती है तो कई सीटों पर मतदान का प्रतिशत कम हो सकता है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा पर करोड़ों लोग गंगा में स्नान करते हैं, संगम में जाते हैं। इलाहाबाद, कानपुर, तमाम जगहों पे जहां पर आदि गंगा निकलती हैं वहां पर बिल्कुल। जब तारीखों का ऐलान किया गया था अनिल जी, तभी बीजेपी ने ये चिट्ठी भी लिखी थी और चुनाव आयोग से ये मांग की थी कि 13 की जगह 20 नवंबर में तारीख बदल दी जाए और ऐसे में अब उपचुनाव 20 नवंबर को होंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए अनिल जी आपका बहुत शुक्रिया। तो 20 नवंबर को वोटिंग की जानी है उपचुनाव को लेकर, ऐसे में तारीखों में बदलाव हो गया है, जिसको लेकर सियासत तेज है। खबरों बढ़ते आगे, आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। सेना का विमान क्रैश हो गया है। जमीन पर गिरते ही आग लग गई है। पायलट ने इंजेक्ट कर बचाई है जान। सुंगा गांव के पास खाली खेतों में गिरा विमान, क्रैश होती ही विमान में लगी आग। आगरा के थाना कागारोल क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर सेना का विमान क्रैश हो गया है। जमीन पर गिरते ही विमान में आग लग गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से आग की लपटें विमान के अंदर से उठ रही है। तो जमीन पर गिरते ही सेना के विमान में आग लगी है। पायलट ने इंजेक्ट कर खुद की जान बचाई है। आगरा से ये तस्वीर सामने आ रही है। खेतों में जाकर सेना का विमान गिर गया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया वॉइस पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आगरा में सेना का विमान क्रैश हो गया है। उसकी ये लाइव तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से सेना का विमान क्रैश हो गया है। जमीन पर गिरते ही उसमें आग लग गई। हालांकि पायलट ने अपनी सूझबूझ के तहत अपनी जान बचा ली है। सोंगा गांव के पास खाली खेतों में यह विमान गिरा है। क्रैश होते ही विमान में आग लग गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से, एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया वॉइस की तरफ से आप देख सकते हैं किस तरीके से विमान में आग लग गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जिशान अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिशान, क्या कुछ है ये पूरा मामला, किस तरीके से आखिरकार सेना का विमान क्रैश हो गया, क्या कुछ जानकारी?
देखिए श्रुति, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आगरा का जो खेरिया एयरपोर्ट है वहां से सेना का जो एयरक्राफ्ट है वो उड़ान भरा था, जिसके बाद वो कागरौल तक पहुंचा था, लेकिन इंजन में कोई ऐसी तकनीकी खराबी आने के कारण वो प्लेन जो है सेना का वो क्रैश हो गया। हालांकि जो पायलट था, पायलट ने 2 किलोमीटर दूर ही कूदकर अपनी जान बचाई, और जो क्रेन था जो क्रैश हुआ है वो खाली जो खेत पड़े थे वो खेतों में जाकर गिर गया, जिसके बाद उसमें जो एयरक्राफ्ट है उसमें आग लग गई, जिसके बाद से वहां पर तमाम जो क्षेत्रीय लोग थे इकट्ठा हो गए। हालांकि ये बड़ी दुर्घटना है जो सेना का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। हालांकि एयरफोर्स के और तमाम अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। एयरफोर्स ने भी जांच का आदेश दिया है। वहीं अगर हम आगरा डीएम की बात करें तो मौके पर आगरा डीएम भी पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल जिशान, ऐसे में सेना के का जो ये विमान है वो क्रैश हो गया है, इसमें कौन कौन से लोग सवार थे? क्या पायलट के अलावा भी कोई और मौजूद था विमान के अंदर? किसी और की हताहत होने की खबर? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस वक्त ये प्लेन जो हवा में उड़ा था, इसने अपनी उड़ान भरी थी, तब एक इको पायलट और एक पायलट थे, 2 लोग इसमें मौजूद थे। हालांकि जब इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण उनको जानकारी हुई, उन्होंने पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए चलते प्लेन से अपनी जान और जो इको पायलट था उसको उसकी जान भी बचाने का काम किया है। हालांकि एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वे मौके पर पहुंच चुके हैं, आगरा डीएम मौके पर पहुंच गए हैं, तमाम जो अन्य अधिकारी हैं सेना के वे भी मौके पर पहुंच चुके हैं। हालांकि जो 2 व्यक्ति थे, 2 पायलट थे, उनकी जान बच गई है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, आगे की जांच की जाएगी। जी बिल्कुल, इसके बाद आगे प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सख्त कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि विमान हादसा ये पहली बार की घटना नहीं है? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इस तरीके की सेना के जो विमान होते हैं उनमें आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। हालांकि जब ये घटना सामने आई तो एयरफोर्स के अधिकारी और अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। हालांकि किसी की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, क्योंकि पायलट और इको पायलट दोनों ने ही अपनी जान बचा ली है। ऑफिशियली इसकी जानकारी अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हमने सेना के अधिकारियों से भी फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी गई है। उनका साफ तौर से कहना है इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि जो विमान था उसमें कैसे तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद वो खेतों में गिराया गया और उसमें आग लग गई। जी बिल्कुल जिशान, ऐसे में सेना का विमान क्रैश हो गया है, जिसके बाद से लगातार इसके वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। हालांकि किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बहुत शुक्रिया जिशान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जमीन पर गिरते ही विमान में आग लग गई है। वहीं बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। शादी में बार बालाओं के डांस का ये पूरा मामला, ग्राम प्रधान की बेटी की शादी में बार बालाओं का डांस मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ग्राम प्रधान हारिस समेत 6 नामजद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। डांस के दौरान मंच से अवैध हथियार से हुई थी फायरिंग। प्रधान के बेटे की शादी में दबंग जमकर लूटा रहे थे पैसे। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के धनतिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बार बालाओं के डांस का ये लुत्फ उठाया जा रहा था, जिसमें अवैध तमंचों से फायरिंग भी की गई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया। हालांकि 6 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। डांस के दौरान मंच से अवैध हथियार से फायरिंग की गई थी। प्रधान की बेटी की शादी में दबंग जमकर पैसे लुटा रहे थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बार बालाओं का डांस चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोग लुत्फ भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी बरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, क्या कुछ है ये पूरा मामला? बता दूं कि जो ये मामला सामने आया है ये बरेली के थाना क्षेत्र के धनतिया गांव में सामने आया है। ये बताया सनी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। मामले में पुलिस ने अभी तक 6 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। 6 नामजद लोगों पर
गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बाल बालाओं का डांस चल रहा है। इसी शादी में अवैध तमंचों से फायरिंग भी की जाती है, जिसका वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ग्राम प्रधान के बेटे की शादी में बाल बालाओं ने ठुमके लगाए तो वहीं अवैध तमंचों से फायरिंग भी की गई, जिसका वीडियो सामने आया और अब प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की गई है। 6 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी लगातार बने हुए हैं। सनी, क्या कुछ है ये पूरा मामला, क्योंकि अब वीडियो सामने आ गया है, प्रशासन की तरफ से गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आपको बता दूं, जो ये मामला सामने आया है थाना पश्चिमी गाँव सामने आया है। इसमें बता दें जब वीडियो वायरल हुई उसके बाद में पूरा पुलिस प्रशासन को भड़कम बन गया और ये बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वही आपको बता दें कि शनिवार का जो वीडियो वायरल है बताया गया कि प्रधान का जो लड़का है जिसान इसकी शादी की बुधवार को जो प्रोग्राम चल रहा था, इस प्रोग्राम में बताया जा रहा है कि वीडियो आप सामने देख सकते हैं कि आधा घंटे डांस कर रही है और कुछ लोग स्टेज पर चलते हैं और वजह वाकिंग के सामने आ रहे हैं। फिर फायरिंग देखते हुए वीडियो नजर आ रहे हैं। इसके बाद में जैसे वीडियो वायरल हुई पूरे जिले पुलिस प्रशासन में भड़कम बच गया और पुलिस का कहना है कि इसमें कार्रवाई लगातार की जा रही है। बिल्कुल, ऐसे में 6 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बहुत शुक्रिया सनी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रधान के बेटे की शादी में दबंग ने जमकर पैसे भी लुटाए और जमकर अवैध तमंचे से फायरिंग भी की गई है। खबरों बढ़ते आगे, रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमंचे के साथ युवती ने रील बनाई है। रीलबाज युवती का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी कनपट्टी पर तमंचा रखते हुए युवती वीडियो में दिखाई पड़ रही है। रीलबाज युवती के सिर पर चढ़ा है तमंचा रखने का खुमार। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के उमरन गांव की युवती बताई जा रही है। तो रीलबाज युवती पर तमंचा रखने का खुमार चढ़ गया है। तमंचे के साथ युवती ने ये रील बनाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।